बेबाक, बिंदास, बेझिझक, कानून की बात ज्योति यादव के साथ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देश की जितनी है, जितने भी शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, उनके पास ये अधिकार है डेमोलिशन का। तो वो कोर्ट जा सकता है क्योंकि उसने कोई अपराध किया है, इसलिए आप उसका घर गिरा देंगे, ये कोई प्रोविजन नहीं होता। उसके परिवार वालों का तो कोई दोष है नहीं, अगर कोई अपराधी है तो उसके परिवार वालों को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स का स्पेशल शो कानून की बात ज्योति यादव के साथ। 17 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने जमीयत उलेमा हिंद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना अदालत के परमिशन के किसी भी निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर गिराया जा सकता है। साथ ही ये उस वक्त भी साफ किया था कि किसी भी निर्माण को बिना कानूनी प्रक्रिया के पालन किए बगैर नहीं गिराया जा सकता। अदालत के इसी फैसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और किताब 22 रूम्स ऑफ ताजमहल के लेखक रुद्र विक्रम सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश टाइम्स के इस खास शो में। धन्यवाद। अदालत के इसी फैसले पर मैं आपका ओपिनियन, आपका टेक जानना चाहूंगी सबसे पहले। देखिए, ये एक अंतरिम राहत जो पिटिशनर थे, जो आपने बताया जिनका नाम, उनके अलावा भी और बहुत सारे पिटिशनर थे, बहुत सारी पिटिशंस थी कि एक इलीगल तरीके से घरों को या फिर अन्य निर्माणों को बुलडोज किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट की टिप्पणी की ज़रूरत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस तरीके की याचिकाओं को लेकर बहुत सारे पिटिशनर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि जब तक, क्योंकि अगली सुनवाई अक्टूबर में होनी है, तो जब तक अगली सुनवाई तक कोई भी ऐसा निर्माण बुलडोज नहीं किया जाएगा, बुलडोजर से गिराया नहीं जाएगा। हालांकि उस ऑर्डर में जब आप पढ़ेंगे तो उस ऑर्डर में ये भी लिखा गया कि अगर कोई इलीगल निर्माण है, जैसे मान लीजिए कि कहीं नदी के किनारे कोई इलीगल निर्माण है, कहीं वाटर साइड पे कोई इलीगल निर्माण है, किसी सरकारी संपत्ति पे कोई इलीगल निर्माण है, तो उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, उसको जमींदोज किया जा सकता है। या फिर पहले से कोई कोर्ट का आदेश हो कि डेमोलिशन के आदेश हो, तो उन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। सिर्फ कोई नई कार्रवाई, जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्रशासन के आदेश से या फिर किसी अन्य आदेशों से कोई नई कार्रवाई या फिर किसी का घर इस तरीके का, उन पर अभी अंतरिम एक राहत मिली है। ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि कभी आगे कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ अंतरिम राहत अगली डेट तक दी गई है। और जिनके ऊपर पहले से कार्रवाई हो चुकी है, जिनका घर गिराया जा चुका है, उनके पास क्या रास्ता है अपना घर वापस पाने का, क्योंकि सरकार ने यह कार्रवाई की है? देखिए, जिनके घर गिराए जा चुके हैं और अदालत जब फैसला देगी, तो अदालत जब भी फैसला देती है तो देखिए 2 तरीके से होता है, या तो उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है या तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो इन मसलों में हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही फैसले लागू होते हैं। जिनके घर गिराए गए हैं वो कहीं ना कहीं से इलीगल थे। देखिए, प्रक्रिया, देखिए दो चीजें हैं कि जो निर्माण है वो इलीगल था या जो प्रक्रिया अपनाई गई वो इलीगल था। तो अदालत का जोर इस बात पे है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, जो निर्माण है वो इलीगल है, वो तो गिराए जाने चाहिए। वो अदालत भी उस बात को मानता है और कानून भी इस बात को मानता है कि अगर कोई इलीगल निर्माण है तो उसको गिराया जाना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया क्या अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि देखिए अदालत ने ये कहा कि जो जजेज, मतलब कोर्ट का ये काम है, कोर्ट ऑर्डर करेगा कि हाँ ये इलीगल, क्योंकि आप अगर किसी का घर गिराना है तो कोर्ट जाइए। हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देश की जितनी है, जितने भी शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, उनके पास ये अधिकार है डेमोलिशन का। एक प्रक्रिया होती है कि उनको नोटिस दिया कि आपका घर इलीगल है। बहुत सारे मामलों में क्या होता है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो जो उन प्रक्रियाओं को नहीं फॉलो करती हैं, वो बिना फॉलो किए किसी का घर गिरा देती हैं, इलीगल निर्माण को गिरा देती हैं। तो क्वेश्चन उस बात पे है कि जो प्रक्रिया लेजिस्लेटिव द्वारा पहले बनाई गई है या समय समय पर कोर्ट्स द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई है, उन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको अगर कोई इलीगल निर्माण है तो उसको आप गिराना है, ना कि इलीगल तरीके से। किन किन स्थितियों में जो है ये कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, कोई भी इलीगल निर्माण अगर किसी का है, उन लोकल जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली में एमसीडी है, अन्य जगह पर जो भी लोकल शहर होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर जगह की होती हैं, तो एक प्रोसेस होता है कि
वो जिसका भी वो इलीगल निर्माण होगा वो उनको नोटिस भेजेगी कि आपका घर जो है इलीगल बनाया गया है, या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि आपका घर या फिर भवन जो भी है वो लीगल है, तो आप विद इन कम से कम इसमें प्रक्रिया है कि 7 से 15 दिन का आप उसको समय देंगे कि आपके पास अगर कोई ऐसा कागज है, कोर्ट का कोई आदेश है या फिर आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो प्रोड्यूस करिए, अदरवाइज हम डिमोलिशन की कार्यवाही करेंगे। उसके बाद अगर उस ड्यूरेशन में, जो ड्यूरेशन वो कॉर्पोरेशन उस व्यक्ति को देती है या संस्था को देती है, अगर उस ड्यूरेशन में वो जवाब नहीं देता है या फिर जवाब देता है जो कॉर्पोरेशन हैं वो असंतुष्ट होती हैं उससे कि नहीं जो आपका जवाब है या जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू द कॉर्पोरेशन, फिर वो दोबारा एक नोटिस उनको देगा कि हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, फला तारीख को हम आपका घर गिराएंगे, उससे पहले आपके जो भी मतलब जरूरी सामान हैं, जो भी संसाधन हैं, आप उनको हटवा लीजिए। साथ ही साथ वो कॉर्पोरेशन जितने भी आपके इक्विपमेंट्स है, जैसे मान लीजिए मैं घर में रहता हूं तो गैस का कनेक्शन होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, पानी का कनेक्शन होगा, उन सारी अथॉरिटीज को भी लिखती है कि फला तारीख को हम ये घर गिरा रहे हैं, आप जो भी कनेक्शंस हैं इसको उस दिन के एक दिन पहले रिमूव कर दीजिए। और पुलिस प्रशासन से बल मांगती है कि हमको इस दिन पे ये जाके डिमोलिशन की कार्रवाई करना है, कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हम आपसे पुलिस प्रशासन की मांग करते हैं। तो उस ड्यूरेशन में वो भी उसमें भी एक उचित समय देना होता है व्यक्ति को, कि आप ऐसा नहीं है कि आपने आज दिया और शाम को घर गिराने पहुंच गए, तो आपको उसमें समय देना होता है कि आपका 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जिससे कि मान लीजिए कि अगर उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोर्ट से कुछ रिलीफ मिल सकती है तो वो कोर्ट जा सकता है, या अन्य कोई उसके जो भी लीगल रेमेडीज होती हैं वो लीगल रेमेडीज अवेल कर सकता है। तो ये मेन जो इशू था वो इसी प्रक्रिया का इशू था, जो प्रक्रिया अमूमन जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो नहीं अपनाती हैं। तो इसी मुद्दे पर ये मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया और इसी मुद्दे पर भी सुनवाई भी होगी आगे। ये जो बुलडोजर एक्शन की है ज्यादातर प्रचलन में तब आया जब यूपी में योगी सरकार आई जी, और बहुत से, जैसे कोई अगर गैंगस्टर है यूपी में तो उन सबको सजा के तौर पर ये कार्रवाई की गई, उनके घर गिराए गए, उनके रिश्तेदारों के घर गिराए गए। तो क्या कोई अपराध में, किसी अपराध में इस तरह की सजा का प्रावधान है कि आप किसी अपराधी का, गैंगस्टर का आप जाके घर गिरा दीजिए? देखिए, ना ही सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन है, ना ही आईपीसी में कोई प्रोविजन है, ना ही जो नई कानून संहिता आई है, जो भारतीय न्याय संहिता है या फिर भारतीय सुरक्षा संहिता है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी अपराधी का, क्योंकि उसने कोई अपराध किया है इसलिए आप उसका घर गिरा देंगे, ये कोई प्रोविजन नहीं होता। जिसके भी घर गिरते हैं, ये देखिए एक थोड़ी सी हम लोगों को समझने में मिस्टेक होता है। और दूसरा मैंने जो बताया कि जब किसी अपराधी का नाम आता है तो प्रक्रिया बिना अपनाए उसका घर गिरा दिया जाता है, लेकिन उसका जो घर गिराया जाता है या फिर जो भी उसके संसाधन गिराया जाता है वो होते इलीगल हैं। ऐसा नहीं कि वो लीगल कोई चीज गिराया गया, वो होते इलीगल है। प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो इलीगल अपनाई जाती है। वो क्वेश्चन है कि आप इतने दिन से क्या अथॉरिटी सो रही थी? मान लीजिए किसी का इलीगल कोई भवन बना है 10 साल 20 साल से, जिन लोगों के भी बने हैं, गिरे हैं, उनके पिछले 10 साल से 20 साल से बने हुए हैं। तो जो लोकल अथॉरिटी थी, जो लोकल अधिकारी था, क्या वो सो रहा था? क्या उनको इस बात का ज्ञान नहीं था? क्या जो एरिया इंस्पेक्टर होता है वो क्या कर रहा था? एरिया इंस्पेक्टर क्यों विजिट करके इन चीज़ों को नहीं देख रहा था कि कोई इलीगल निर्माण है और उसको क्यों नहीं गिराया दिया जाना चाहिए? तो ये जो समय होता है, जो टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पर सवाल है कि आप उस टाइमिंग पर किसी अपराधी का घर क्यों गिराते हैं। लेकिन जो सरकार का पक्ष होता है, सरकार का पक्ष ये होता है कि हम उसको फाइनेंशियली इनस्टेबल कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आप किसी व्यक्ति के किसी अपराध पर आप घर गिरा रहे हैं तो आप उसको हो सकता है फाइनेंशियल अनस्टेबल कर रहे हैं, लेकिन उसके परिवार वालों का तो कोई दोष है नहीं। अगर कोई अपराधी है तो उसके परिवार वालों को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात, एक मैं और बात कहता हूं कि इस बुलडोजर पद्धति को बल क्यों मिला? बल इसलिए मिला कि लोगों को बड़ा मजा आया। लोगों को मजा क्यों आता है कि त्वरित न्याय, जो हम त्वरित न्याय की मांग करते हैं, या हम चाहते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ या किसी महिला के साथ कोई गलत हुआ या किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ, तो हमारी जो भावना होती है, जो जन भावना होती है, वो इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि मुझे त्वरित न्याय मिले। क्योंकि एक अंग्रेजी में भी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर जस्टिस मिल भी रहा है 4 साल बाद, 5 साल बाद, आप कोर्ट में केसेस में देखती होंगी कि 5 साल बाद किसी को सजा मिली, 10 साल बाद सजा मिली, 12 साल बाद सजा मिली, तो वो जस्टिस मुझे लगता है कि वो नहीं होता, आम लोगों की नज़र में भी नहीं होता है। और
जो जूरिस्प्रूडेंस है वो भी इस बात की संस्तुति करता है कि ये जस्टिस नहीं होता। अगर आप किसी को 5 साल बाद जस्टिस दे रहे हैं तो वो जस्टिस नहीं होता। तो लोगों को इसलिए मजा आया कि क्योंकि उनको लगता था कि त्वरित न्याय तो हुआ है कम से कम। लेकिन इस लोगों के ये जो लोगों ने इसको बल दिया इस बात के लिए, इसमें अदालतों को भी इस बात को देखना चाहिए कि जो प्रक्रिया डिलेज हो रही हैं उन प्रक्रियाओं को भी आप अगर इस बात पर कह रहे हैं कि बुलडोजर पद्धति नहीं अपनाई जानी चाहिए, बुलडोज नहीं किया जाना चाहिए, तो उच्च अदालतें जो हैं उनको निचली अदालतों को ये आदेश भी पारित करना पड़ेगा, ये निर्देश भी देना होगा कि आप लोग त्वरित न्याय की तरफ आगे बढ़िए। अदरवाइज जो देश की जनता है वो यही बुलडोजर पद्धति की मांग करेगी। और सरकारें, क्योंकि सरकार तो किससे चलती है, सरकार तो लोगों से चलती है, तो सरकार को तो लोगों को खुश करना है, लोगों को न्याय देना है, तो सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाएगी। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के बाद बहुत सारी सरकारें इस बात पे बल देने लगी और इस बुलडोजर पद्धति को अपनाने लगी। तो मतलब जो एक्शन लिए गए जिन पर, वो सही था क्योंकि वो निर्माण इनलीगल था, जो प्रक्रिया थी उनकी वो भी इनलीगल रही। जी, मैंने वही कहा कि देखिए जिन लोगों के भी गिराए गए हैं, बुलडोज किए गए हैं, जिन लोगों के भी अवैध निर्माण गिराए गए हैं वो अवैध थे, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई वो अवैध थी, तो उस प्रक्रिया की बात हो रही है। उस प्रक्रिया को मतलब कोई भी कानून का विद्यार्थी, कोई भी कानून का जानकार या कोई भी लॉ ऑफिसर, जज, वकील, कोई भी इस बात की फरमाइश नहीं करेगा, इस बात की संस्तुति नहीं करेगा, इस बात को सेकंड नहीं करेगा कि बिना प्रक्रिया अपनाए, बिना लीगल प्रक्रिया अपनाए। क्योंकि देखिए जब आप अल्टीमेटली आप घर गिरवा रहे हैं तो आप एक तरीके से एक पुलिस राज की तरफ हम जा रहे हैं, और हमारा देश पुलिस राज तो है नहीं, लोकतंत्र वाला देश है, जुडिशियल सिस्टम है। इसीलिए सारी जो भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग पावर्स दी गई हैं कि एक दूसरे का चेक और बैलेंस बना रहे, एक दूसरे को इतनी शक्तियां ना दे दी जाए कि दूसरा जो स्तंभ है वो गिर जाए। तो इसका चेक बैलेंस बना होना चाहिए। इसीलिए इन प्रक्रियाओं में बहुत ही तरीके से, क्योंकि मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपका चैनल उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आपको एक मामला शायद याद होगा, यही मुरादाबाद या आसपास का है, कि एक एसडीएम ने किसी फर्नीचर के व्यापारी को अपने घर पे फर्नीचर डिलीवर करने के लिए बोला, और उसने नहीं किया। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे, तुम्हारे फर्नीचर तुम्हारा इलीगल बना हुआ है, तुम्हारा ये जो उसका जहाँ पे फर्नीचर की फैक्ट्री थी, मैं उसको बुलडोज करा दूंगा, उसको बुलडोज। उसने शायद बुलडोजर भेज भी दिया बुलडोजर कराने के लिए। तो ये जो निचले लोग बैठे होते हैं, जो कुछ अधिकारी बैठे होते हैं, कुछ लोग, तो इसका गलत फायदा उठाने लगेंगे। अगर आप प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे तो कल को हो सकता है कि 4 अपराधियों के घर गिरे और एक बेगुनाह का भी घर गिर जाए। तो एक बेगुनाह का अगर घर गिर गया तो आप समझिए कि आपने उन 4 अपराधियों के साथ वो न्याय किया या नहीं किया, लेकिन वो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। तो ये इस प्रक्रियाओं को रोकने के लिए अदालत सजग हुई है और अदालत ने इस बात की बात कही है। कोर्ट ने इसको लेकर एक गाइडलाइन बनाए जाने की भी बात की है और उसमें सुझाव भी मांगे हैं। आप अगर चाहें तो मतलब आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए कोर्ट ने बिल्कुल इस बात के लिए मांगा है कि एक गाइडलाइन बननी चाहिए और गाइडलाइन बननी भी चाहिए। देखिए बिना गाइडलाइन के, मैंने ऐसा कहा कि मैं बिल्कुल इस बात को हमेशा कहता हूं कि जो जितने लोगों के भी बुलडोजर हुए हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पे, वो 99% सही हुए हैं, 99% अपराधियों के ही हुए हैं। लेकिन जो एक प्रक्रिया है, जो कॉरपोरेशंस हैं, देखिए मेरा सुझाव तो सिर्फ इतना ही है कि जो निचले स्तर का अधिकारी है उसको इस बात की जिम्मेदारी दे दी जाए कि अगर तुम्हारे एरिया में कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे, उसकी नौकरी पे बात आएगी, या उसको क्रिमिनल लायबिलिटी जब तक सेट नहीं होगी, उसको जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक ये प्रक्रियाएं देखिए चलती रहेंगी, इलीगल निर्माण होते रहेंगे। मेरी एक याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी एक कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी, जिसमें दिल्ली के डीडीए के वाइस चेयरमैन, एमसीडी के चेयरमैन और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इन सबको एक कमेटी बनाई है इसी बात को करने के लिए कि दिल्ली में भी इलीगल इतने निर्माण है, वो इलीगल निर्माण कैसे हो जाते हैं, आगे इलीगल निर्माण ना हो। अभी अगले आने वाली 7 तारीख को उसकी सुनवाई है। तो इस बात में मैंने वहां भी यही बात कही कि जब तक निचला अधिकारी जो है, सबसे निचले दर्जे का अधिकारी है, जब तक वो अपना काम सही से नहीं करेगा, जब तक उसकी करप्शन में इन्वॉल्वमेंट को नहीं हटाया जाएगा, तब तक आप कोई भी कानून बना लीजिए, कोई भी प्रक्रिया बना लीजिए, सारे कानून प्रक्रियाएं सब जमीन पे रह जाएंगे, सब कागजों में रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। अगर आपको 3 लीगल एडवाइस हमारे दर्शकों को देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? नहीं, इस मसले से या फिर किसी और मसले में? लीगल एडवाइस देखिए लीगल एडवाइस तो बस इतनी सी बात है कि सबसे पहले तो आप अपने अधिकारों को जानिए। सबसे पहला एडवाइस तो मेरा यही होता है कि आप अपने
जो आपके मूलभूत अधिकार हैं उन अधिकारियों को जानिए, समझिए। कहीं भी आपको कोई इलीगल कुछ होता हुआ दिखे तो उसको रिपोर्ट जरूर करिए। इस बात से ये मत सोचिए कि मेरे साथ नहीं हो रहा है तो मुझे क्या करना है, क्योंकि अगर उसके साथ हो रहा है तो कल को आपके साथ ज़रूर होगा। तो इस बात से कभी मत सोए रहिए कि नहीं मेरे साथ इलीगल हुआ और तो क्या हुआ। तीसरी बात कि जो मैंने निचले लेवल के अधिकारियों या कर्मचारियों की बात करी, अगर वो आपसे कोई बदतमीजी करते हैं, कोई घूस मांगते हैं, करप्शन करते हैं, तो आप उनको भी रिपोर्ट करिए, क्योंकि जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप 10-5 हज़ार रुपये जब तक उनको देते रहेंगे, उनकी जेबें भरती रहेंगी और इस तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शन होते रहेंगे और शीर्ष अदालतों को इस मसलों को सुनना पड़ेगा। क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये ज़रूरी मसले नहीं हैं। ज़रूरी मसले वो हैं कि बहुत सारे जो पेंडिंग मामले हैं, लेकिन अदालतों को क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है तो उनको सुनना पड़ता है और बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे छूट जाते हैं। अब आपकी किताब पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपने एक किताब लिखी है 22 रूम्स ऑफ ताजमहल, क्या है इस किताब में? देखिए, मेरी किताब 22 रूम्स ऑफ ताजमहल मेरी एक याचिका थी लखनऊ हाई कोर्ट में। ये जो मैंने इतिहास पढ़ा उसमें ये मैंने देखा कि ताजमहल का जो निर्माण है, ताजमहल का जो बताया जाता है कि शाहजहां द्वारा किया गया, और जो उसका पीरियड है कि जिस पीरियड में वो बना गया, उसमें बहुत सारे यात्रा वृत्तांत का भी मैंने जिक्र किया है कि जो बहुत सारे यात्री उत्तर प्रदेश में भारत में आए, उन लोगों ने उस महल का कभी जिक्र नहीं किया। जिस पीरियड में वो बनाया गया कि इस पीरियड में ये बना था, उनका कोई जिक्र नहीं हुआ है। जिस तरीके का उसका आचरण था शाहजहां का, वो समझ नहीं आता कि वो ऐसा, मतलब उसका कोई पत्नी से कोई प्रेम, कभी ऐसा इस प्रकार का प्रेम नहीं था कि उसके प्रेम में आके वो इतना बड़ा ताजमहल बनवा दे। दूसरी बात, जो मुमताज़ थी, जो उनकी कब बरी किया गया है उनको, वो किया गया लगभग 600 किलोमीटर दूर, मध्य प्रदेश में वो स्थान पड़ता है जहाँ पे उनकी कब्र है मुमताज़ की। तो वहाँ से क्या मुमताज़ की कब्र को दोबारा खोद के, क्योंकि उनकी जो डेथ का जो ईयर है या डेथ का जो टाइम है, उससे जब ये ताजमहल के निर्माण का जो समय है वो लगभग 2 साल बाद का है। तो क्या 2 साल बाद वो कब्र वहाँ बची हुई थी, उस कब्र को उठा के यहाँ 600 किलोमीटर दूर या लाया गया, यहाँ पे दफनाया गया, ये किया गया। और दूसरी एक चीज, मैंने एक और आरटीआई लगा के ये बात जाननी चाहिए कि क्या वहाँ पे ऐसे 22 कमरे हैं जिन कमरों को कभी खोला नहीं गया। तो अथॉरिटी ने जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन जो इतिहास में मैंने ऐसा पढ़ा कि 1925 के करीब वो कमरे लास्ट खोले गए थे, उसके बाद उन कमरों को बंद कर दिया गया और उन कमरों को कभी उसके बाद खोला नहीं गया। तो मेरी याचिका सिर्फ इतनी सी थी कि उन कमरों में क्या है, उन कमरों को खोला जाना चाहिए। उन कमरों पे अगर कोई, जो लोग मानते हैं कि कोई प्रतिमा है या फिर कुछ देवी देवताओं की प्रतिमा, उन कम से कम उस पर स्टडी की जानी चाहिए, उस बात को लोगों तक आया जाना चाहिए। तो अदालत ने कहा कि नहीं, इस पे स्टडी तो होना चाहिए, लेकिन हम अदालत कोई कार्रवाई उस पर नहीं दे सकते। हाँ, उसमें अदालत ने साफ अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस पर स्टडी बिल्कुल होनी चाहिए कि क्या इतिहास रहा है, वाकई में क्या इतिहास, क्योंकि जो भी तथ्य मैंने दिए, बहुत सारे तथ्य हैं। तो वही सब बातों के एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर शोध किया ताजमहल के यहाँ के टुकड़ों को ले जाकर। तो उन्होंने पाया कि जो अवधि बताई जाती है कि जिस अवधि में ताजमहल बना है, वो अवधि बिल्कुल डिफरेंट है। तो वही सब सारी चीज़ें हैं। उस किताब में मैंने लिखने की कोशिश की रही है कि इतिहास क्या है, क्या ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा किया जा सकता था, कभी नहीं किया जा सकता था। और ताजमहल में जब आप जाएंगे तो कई प्रकार की आकृतियाँ आपको वहाँ पे, कमल है, और सबसे शीर्ष में अगर आप देखेंगे तो तराजू है, शिव जी का त्रिशूल है। तो इन सब सारी चीज़ों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कोई मुस्लिम आक्रांता या मुस्लिम कोई राजा इस प्रकार की आकृति बनवा सकता था, नहीं बनवा सकता। तो ये इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने लिखने की कोशिश और बताने की कोशिश अपनी पुस्तक में की है। रोचक है और कंट्रोवर्शियल भी। अगर पाठक पढ़ना चाहे तो कहाँ उपलब्ध है किताब? अमेजन पे ये किताब मेरी उपलब्ध है, 22 रूम्स ऑफ ताजमहल करके। और मुझे लगता है कि कंट्रोवर्शियल तो कुछ नहीं है, रोचक जरूर है, क्योंकि मैंने भी तथ्य ही लिखे हैं सिर्फ उसमें। मैंने अपने कुछ भी एक भी शब्द नहीं लिखे हैं। जो मैंने इतिहास में पढ़ा, जो मैंने बहुत सारी पुस्तकों का मैंने रेफरेंस भी दिया है, बहुत सारी यात्रा वृत्तांतों का भी मैंने रेफरेंस दिया है कि उसमें कौन कौन से यात्री यहाँ आए, उन यात्राओं में उन्होंने क्या क्या लिखा है।
और जो भी शोध हुए उन सब सारी बातों को लिखा। तो मैंने बहुत ही साइंटिफिक और हिस्टोरिकल चीज़ें उसमें लिखने की कोशिश की है। मैंने कुछ भी अपनी शायद मुझे लगता है एक भी बात मैंने अपनी नहीं लिखी है। तो उसमें और ये दर्शकों पर मैंने छोड़ दिया है कि वो इस बात को तय करें कि वाकई में वो क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए विदा। बाकी तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।